मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आइए शुरू करते हैं आज के इस घटना चक्र के द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर्स को, जिसमें मेन फोकस किया गया है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के। जिसमें दोस्तों हमारा ये चंद्रयान-3 चंद्र मिशन जो चंद्रमा पर भेजा गया था, इस पे मेन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसे दिए गए हैं। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आज उपस्थित हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारे जो पॉइंट दिए गए हैं ये है चंद्रयान मिशन 2 यानी चंद्रमा के बारे में पहले दिया गया है। तो चलिए एक एक करके पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें है पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसमें चंद्रमा सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा का सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये पृथ्वी के औसतन 2,38,855 मील 2,38,855 मील यानी कि अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और चंद्रमा का वायुमंडल पर बहुत पतला और दुर्बल है, यानी चंद्रमा का जो वायुमंडल है वो बहुत ही पतला और दुर्बल है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सूर्य के विकिरण का उल्काओं के आघात से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। और क्षुद्र ग्रह जैसे हैं, उल्का हैं, धूमकेतु आदि, ये लगातार आघात के कारण चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटरों का निर्माण हो गया है बाहरी दिक्कतों से। तो चंद्र अन्वेषण जो है, अब देख लेते हैं। तो वर्ष 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ के जो लूना फर्स्ट था, उसे चंद्रमा तक पहुंचाने वाला पहला अंतरिक्षयान बना था। और ये चंद्रमा के निकट से होकर के गुजरने वाला पहला अंतरिक्षयान था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 1959 में लूना सेकंड। 1959 में लूना सेकंड जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला अंतरिक्षयान था। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 1968 में अपोलो 8 जो था वो चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने वाला था और पहला मानवयुक्त अंतरिक्षयान था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका का अपोलो 11 जो है मिशन के माध्यम से ये पहली बार चंद्रमा पर मनुष्यों की लैंडिंग संभव हुई थी। और वर्ष 1970 में ये तत्कालीन सोवियत संघ का जो लूना खोड फर्स्ट पृथ्वी से परे किसी भी अन्य ग्रह या उपग्रह की सतह का सफलतापूर्वक अन्वेषण करने वाला पहला रोबोटिक रोवर बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इस रोवर की बात करें तो लूना 17 जो है लैंडर की मदद से चंद्रमा पर उतारा गया था। और वर्ष 1990 में जापान के पहले चंद्र मिशन यानी हितेन इसका नाम था, जो पहला ये मिशन था 1990 का, ये हितेन था। और इसका जो है प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है, यह है स्मार्ट फर्स्ट। स्मार्ट फर्स्ट की बात करें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो ESA है का पहला चंद्र मिशन था ये। और इस मिशन को भारत के इनसेट यानी 3E और E वर्ल्ड फर्स्ट नामक एक अन्य उपग्रह के साथ सितंबर 2003 में प्रक्षेपित किया गया था। अब दोस्तों आते हैं चीन का जो पहला मिशन था यानी चांग-ई फर्स्ट जिसका नाम था, ये वर्ष 2007 में जो है ये वर्ष 2007 में प्रक्षेपित किया गया था। और वर्ष 2013 में चीन का यूतू ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला गैर रूसी रोवर बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस मिशन के माध्यम से, अगर इस मिशन के माध्यम की बात की जाए तो इस मिशन के माध्यम से 1976 के बाद ये पहली बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग संभव हुई थी। और वर्ष 2018 में चीन द्वारा ये चांग-ई 4 मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। और जनवरी 2019 में ये पृथ्वी से न दिखने वाले चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र जो कि सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया था। अब दोस्तों इस मिशन की बात करें तो इसके माध्यम से यूतू जो सेकंड था, ये इस रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। अब ये चंद्र अभियान यानी भारत के चंद्र अभियान जो हैं, इनको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, इनको देख लेते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। और चंद्रयान फर्स्ट जो 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। फिर आता है चंद्रयान सेकंड जो 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। और नेक्स्ट है जो चंद्रयान थर्ड जो है ये 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया। ये 3 डेट दिए गए हैं। पहला जो
हमारा चंद्रयान था ये 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया। दूसरा चंद्रयान ये प्रक्षेपित किया गया 22 जुलाई 2019 को। और तीसरा जो प्रक्षेपित किया कि हाल ही में किया गया ये चंद्रयान 3 के नाम से जाना जाता है, जो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया। और ये इसका डायग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है दोस्तों, फरवरी 2019 में प्रक्षेपित जो बियर सीट यानी इजराइल का पहला चंद्र मिशन था। और इस मिशन के तहत पहली बार किसी निजी कंपनी ने चंद्रमा पर लैंडिंग का प्रयास किया था। अगला आता है 11 दिसंबर 2022 को जो यूएसए के पहले चंद्र मिशन यानी अमीरात चंद्र मिशन का प्रक्षेपण किया गया था। और इस मिशन के तहत राशिद नामक रोवर जो था वो चंद्रमा पर स्थित एटलस क्रेटर को उतारा जाना था। हालांकि ये मिशन असफल रहा। ये क्या हुआ था, ये मिशन असफल हो गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत के चंद्र अभियान क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो चंद्रमा के लिए एक भारतीय वैज्ञानिक मिशन को संचालित करने का विचार सर्वप्रथम 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज इसका नाम है, ये बेंगलुरु में आयोजित एक बैठक में प्रस्तुत किया गया था। बेंगलुरु में एक बैठक की गई जिसमें बैठक में प्रस्तुत किया गया था। और इसके पश्चात से 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में भी ये विचार विमर्श किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, ये उपरोक्त मंचों में विद्वानों के सदस्यों द्वारा ये सिफारिश की गई और इस आधार पर इसरो द्वारा ये राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया। वैज्ञानिकों ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया और उस पर विचार किया, बैठक की। तत्पश्चात जो राष्ट्रीय चंद्र मिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया और विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से भारत द्वारा चंद्र मिशन को संचालित किए जाने की सिफारिश भी की गई। दोस्तों इसके पीछे का जो तर्क था ये था कि ऐसा मिशन देश में मूलभूत विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान जो कि आवश्यक खेल प्रदान करेगा और साथ ही साथ इसरो के समक्ष भू स्थिर कक्षा में से आगे जाने हेतु कई चुनौतियों को भी पेश करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा नवंबर 2003 में ये प्रथम भारतीय चंद्र मिशन जो चंद्रयान फर्स्ट है वो मंजूरी प्रदान की गई थी। अब चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चंद्रयान फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये 22 अक्टूबर 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट जो था ये सतीश धवन अंतरिक्ष शेरथार यानी श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। और ये भारत का प्रथम जो गहन अंतरिक्ष मिशन था। और इस मिशन में PSLV जो C11 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चलिए इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रयान जो फर्स्ट था ये चंद्रमा की सतह पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसकी परिक्रमा कर रहा था। और इस मिशन के वैज्ञानिक लक्ष्यों में चंद्रमा को रासायनिक, खनिजीय और फोटो भूवैज्ञानिक का मानचित्रण भी शामिल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था, ये डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि अगस्त 2009 में मिशन समाप्त और मिशन 95 जो प्रतिशत लक्ष्य उसका प्राप्त था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी से प्रक्षेपित था श्रीहरिकोटा से। और प्रथम भारत का ये गहन अंतरिक्ष मिशन था। और मून जो मिनरोलॉजी मैपर M3 उपकरण से युक्त था। और चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज हेतु था। ये कुल वैज्ञानिक जो थे वो 11 थे, उपकरण भी इसमें युक्त थे। और ये रॉकेट PSLV C11 जो है रॉकेट से प्रक्षेपित था। ये चित्र इसका दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये अंतरिक्ष जो है ये अंतरिक्षयान अपने साथ कुल 11 वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर गया था। और 5 भारतीय उपकरणों के अतिरिक्त ये अंतरिक्षयान अमेरिका, UK, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया के वैज्ञानिक उपकरणों को भी लेकर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर जल के अणुओं को खोजने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जिन उपकरणों को अपने साथ लेकर गया था उसमें नासा का जो मून मिनरोलॉजी मैपर, ये जिसको कहते हैं मून मिनरोलॉजी मैपर 3 भी शामिल था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इसी उपकरण पर चंद्रमा पर खनिजों की जल की अवस्थिति की खोज की पुष्टि करने में मदद की थी। और अगस्त 2009 में ये अंतरिक्षयान से संपर्क टूट जाने के कारण इस मिशन को समाप्त घोषित कर दिया गया था। जबकि इसरो के अनुसार
तब इस मिशन के न्यूनतम 95% लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे। अर्थात इस मिशन के द्वारा जो है इसरो के अनुसार इस मिशन का जो लक्ष्य था वो 95% लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। और चंद्रयान 2 की बात करते हैं अब, तो चंद्रयान 2 ये तो फर्स्ट हो गया था। अब सेकंड पे आते हैं। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सार द्वितीय लॉन्च पैड से जो GSLV मार्क यानी थर्ड M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, जिसमें इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर शामिल था। क्या क्या शामिल था इस मिशन में? तो एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को विक्रम के नाम पर रखा गया था। अर्थात उसका नाम जो दिया गया था वो विक्रम नाम दिया गया था, क्योंकि विक्रम साराभाई नाम पर यह विक्रम नाम दिया गया था। जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहां चंद्रयान फर्स्ट जो है 1380 किलोग्राम वजनी का अंतरिक्ष यान था, वहीं चंद्रयान 2 का वजन 3850 किलोग्राम था। दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट का जो वजन था वो था 1380 यानी 1380 केजी का था, और चंद्रयान सेकंड जो था वो 3850 केजी का था। ये इसके वेट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये इसका जो है चित्र दिया गया है, चित्रों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो इसका जो स्थान था ये श्री हरिकोटा था, और ये द्वितीय लॉन्च पैड था, और ये सितंबर 2019 से संबंधित है। चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी इसकी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की बात करते हैं तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्षेत्र का अन्वेषण करना था, यानी खोज करना था। उपकरण इसमें कौन कौन थे? ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। और नेक्स्ट आते हैं तो इसका भार की बात करें तो 3850 केजी था। दूसरे चंद्र मिशन का जो भार था चंद्रयान 2 का वो 3850 किलोग्राम था, और इसमें लैंडर जो था उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी थी, जिसमें इसके पश्चात जो वैज्ञानिकों के अनुप्रयोगों को संचालित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर को उतारा जाना था। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इस प्रकार देखते हैं कि चंद्रयान 2 जो है मिशन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का प्रथम प्रयास था, और इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र का अन्वेषण करना था, यानी दक्षिणी जो ध्रुव थे उनका खोज करना था, जहां इसके पूर्व तक किसी भी देश ने अपना मिशन नहीं भेजा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी भी देश ने अपना मिशन नहीं भेजा था। चलिए देखते हैं। तो सितंबर 2019 में ऑर्बिटर से अलग होकर चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र जहां वो लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान लैंडर का संपर्क इसरो के नियंत्रण से टूट गया, और यह हार्ड लैंडिंग के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का जीवन काल 1 वर्ष निर्धारित था, लेकिन बाद में इसरो ने इसकी अवधि बढ़ाकर लगभग 7 वर्ष कर दी थी। अब आ जाते हैं सीधे दोस्तों चंद्रयान थर्ड पे, जो ही हाल ही में भेजा गया है। तो 14 जुलाई 2023 को ये भेजा गया है। 14 जुलाई 2023 को, जो कि भारत के तृतीय चंद्र मिशन यानी चंद्रयान थर्ड जो है, इसका प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। और इसके नाम की बात करें तो ये है LBM-3 यानी M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था इसको। और ये LBM-3 जो रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये प्रक्षेपण दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। तो डायग्राम सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं। चंद्रयान थर्ड है, और चंद्रयान थर्ड की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत ये LBM-3 यानी M4 का माध्यम से प्रक्षेपित किया जाना है। और ये SDSC जिसको SHAR का द्वितीय लॉन्च पैड प्रक्षेपित है। और मिशन के घटक की बात करते हैं तो ये एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल है, और लैंडर मॉड्यूल है, रोवर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से इसको देखते हैं। तो इसका जो डिटेल दिया गया, लिफ्ट ऑफ के समय चंद्रयान थर्ड का जो कुल भार था वो 3895 केजी था, अर्थात 3895 किलोग्राम था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो चंद्रयान 2 के लैंडर जो कि वर्ष 2019 में विफल हो जाने के पश्चात चंद्रयान थर्ड के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार जो अभी केवल 3 देश हैं, एक अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मिशन के घटक के बारे में देख लेते हैं।
तो मिशन के घटक की बात करते हैं तो मिशन जो चंद्रयान थर्ड है इसके 3 प्रमुख घटक हैं। 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक की बात करें तो एक स्वदेशी जो है प्रणोदन मॉड्यूल है, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल है, तीसरा है रोवर मॉड्यूल है। ये 3 इसके मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल्स के आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के क्रमशः विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के समान ही हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए चंद्रयान थर्ड के लैंडर और रोवर जो है इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, क्योंकि उस समय का जो लैंडर और रोवर था वो असफल रहा था, तो इस बार उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया है। अब ये तीनों घटकों के माध्यम से इसरो का मुख्य जो अंतर है, एक ग्रहीय मिशनों के आवश्यक कई नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना है। अब इस प्रकार देखें कि प्रक्षेपण के लगभग 16 मिनट पश्चात चंद्रयान थर्ड जो था यह अंतरिक्ष यान में LBM थर्ड रॉकेट से पृथक हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो LBM-3 जो है ये रॉकेट अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के परितः यानी पृथ्वी के चारों तरफ जो है स्थित 170 किलोमीटर गुणे 36,500 किलोमीटर ये इसका व्यास है, वह एक दीर्घवृत्ताकार पार्किंग कक्षा में जो है स्थापित कर दिया। और प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर जो है ये रोवर सहित था, जो कि EPO से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रमा के वृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके पश्चात जो है ये रोवर लैंडर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में उतारा जाएगा, जो कि उतारा गया। तो इसरो के अनुसार अगर सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान थर्ड की तकनीकी से चुनौतीपूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास 23 अगस्त 2023 को किया गया। अर्थात 23 अगस्त 2023 को ये प्रस्तावित था और हुआ भी, जबकि प्रणोदन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में ही रहकर ये संचार रिले उपग्रह की तरह काम करेगा और पृथ्वी पर स्थित जो है यह निर्णय केंद्र के साथ संचार में सुगम बनाएगा। चलिए प्रणोदन मॉड्यूल को देखते हैं तो ये मॉड्यूल कैसा है। ये मॉड्यूल की बात करें तो एक बक्से के आकार की संरचना होती है, जिसमें एक बड़ा सौर पैनल या सोलर पैनल लगा हुआ होता है और इसका भार जो होता है दोस्तों 2145.01 किलोग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मॉडल देख लेते हैं तो मॉड्यूल क्या है, ये पेलोड है और सौर पैनल से युक्त बक्से के आकार की संरचना है। ये प्रणोदन मॉड्यूल है। उत्पन्न ऊर्जा की बात करें तो 738 इसमें वाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। और संचार की अगर बात कर लेते हैं तो इसका संचार ये जो एस बैंड ट्रांसपोंडर है। और कुल भार की बात करें तो ये 2145.01 इसका भार है। अब आगे आते हैं। वोल्टेज की बात करें तो ये 738 वाट ऊर्जा पैदा कर सकता है और इससे एस वोल्ट के ट्रांसपोंडर के माध्यम से संचार को सुगम बनाया जाता है। अब ये प्रणोदन मॉड्यूल में शेप जो है इसका एक पेलोड संरचन जो कि चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी का अध्ययन करने में मदद करेगा। और लैंडर मॉड्यूल जो है चंद्रयान थर्ड का विक्रम लैंडर सामान्यतः एक बक्से के आकार का है। इसके आकार की माप ये 200 सेंटीमीटर गुणे 200 अर्थात 200 cm गुणे 200 cm या 200 सेंटीमीटर गुणे 200 सेंटीमीटर और गुणे 116.6 सेंटीमीटर ये इसका माप है। और रोवर की सहित कुल भार इसका है ये 1749.86 kg का है और सौर पैनलों की सहायता से 738 वाट ऊर्जा उत्पादित करता है। सुरक्षित लैंडिंग को सुनिश्चित करने के लिए इसमें कई सेंसर लगे हुए हैं, जिनमें से एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, लेजर डाप्टर और वेलोसीमीटर और तमाम उपकरण लगे हुए हैं, जिसमें इंसाइनोमीटर और टच डाउन सेंसर ये सभी शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रोवर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो रोवर में चंद्रयान थर्ड के प्रज्ञान रोवर का ढांचा आयताकार होता है और इसका आकार जो है 91.7 गुणे 75.0 गुणे 39.7 के माप में है ये। और पैनलों की अगर बात करें तो ये पैनलों से लैस रोवर 50 वाट ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। अब RX और TX एंटीना के माध्यम से सीधे लैंडर के साथ उपग्रह यानी संचार करता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये इसका रोवर का जो है डायग्राम है, इसमें इसकी अवधि है 1 मास दिवस और कुल भार है 26 kg। नाम है प्रज्ञान, ढांचा है आयताकार। इसके साइज़ की बात करें तो 91.7 गुणे 75 गुणे 39.7। उत्पन्न ऊर्जा की बात करते हैं तो 50 वाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो रोवर का कुल भार यही चीज़ यहाँ भी दिया गया है। रोवर का कुल भार 26 kg है। इसकी मिशन अवधि 1 चंद्र दिवस है अर्थात 14 दिन की है। और चंद्रयान 3 के रोवर में निम्न 2 पायलट संलग्न किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसका जो उद्देश्य है चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास मृदा और चट्टानों के रासायनिक संगठन का है।
जिसमें MG ALSI KCA TIFE का पता लगाना है। और इस प्रकार चंद्रमा के जो खनिजीय संगठन का अनुमान लगाया जाता है, ये चंद्रमा की सतह के में चंद्रमा की सतह के बारे में जो वैज्ञानिकों की समझ में वृद्धि करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है LIBS, जिसका पूरा नाम होता है लेजर इंडक्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका उद्देश्य है कि गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण चंद्रमा के रासायनिक संगठन का पता लगाते हैं। अब चंद्रयान 3 का जो प्रमुख उद्देश्य है उसकी बात कर लेते हैं। प्रमुख उद्देश्य था इसका चंद्रमा की सतह से सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को प्रदर्शन करना था और चंद्रमा पर रोवर के घूमने फिरने की क्षमता का भी प्रदर्शन करना था। यथास्थित जो है वैज्ञानिक प्रयोग संचालित करना था। निष्कर्ष क्या है इसका? तो निष्कर्ष की अगर बात करते हैं तो निष्कर्ष में चंद्रयान मिशन अपने उद्देश्यों में सफल है। तो भारत चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित रूप में लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन जाएगा। और इस सेशन के बाद ये बेद जो है ये विश्व का चौथा देश बन गया। चलिए देखते हैं। तो इसके पूर्व जो है अमेरिका, क्योंकि किताब जो है पहले छपी है, इसके पूर्व अमेरिका, रूस, पूर्व सोवियत संघ और चीन ये जो है उपलब्धि इनकी हासिल कर चुके हैं। और साथ ही साथ चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान बन गया। अब इस प्रकार ये दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ की उपस्थिति के कारण सरकारी और निजी अंतरिक्ष कंपनियों की चंद्रमा के इस जो है अन्वेषण में विशेष रुचि है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता में भविष्य में अंतरिक्ष में मानवयुक्त गगनयान मिशन के प्रक्षेपण के लिए प्रयासरत है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो नाम दिया गया है, का आवश्यक प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तो ये यान दिया गया है। यान की ऊंचाई है 43.5 सेंटीमीटर, लिफ्ट ऑफ भार है 642 टन है और प्रणोदन जो चरण है स्टेप ऑन मोटर है जो 2x2000 ठोस है और कोर चरण है और इसका ऊपरी चरण है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है LBM-3 जो M4 है प्रक्षेपण यान। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये लगातार 6 मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है, जिसको LBM-3 इसरो ने एक क्रियाशील प्रक्षेपण यान है। और LBM-3 ने सर्वाधिक जटिल मिशनों को सफलतापूर्वक संचालित कर अपनी बहुमुखी क्षमता को प्रदर्शित किया है। दोस्तों LBM-3 की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहली विशेषता इसकी, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे भारी प्रक्षेपण यान था और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सक्षम भी था। एक साथ कई उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है और उपग्रहों को बहुकक्षाओं जैसे LEO, MEO, GEO में स्थापित करने और अंतरिक्ष मिशनों में कार्यान्वित करने में सक्षम है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये है LBM-3M जो 4 है प्रक्षेपण यान। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ऊंचाई की बात करें अगर तो 43.5 मीटर है और लिफ्ट ऑफ भार की बात करें तो 642 टन है। अब प्रणोदन चरण की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेप्ड ऑन मोटर जो इसमें लगे हैं ये 2x200 ठोस हैं और कोर चरण है L110 तरल है और ऊपरी चरण है SC25 क्रायो है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो अभी तक हमारे चंद्रयान मिशन से जो उपग्रह छोड़े गए थे उसके डिटेल्स थे और उसके बारे में जो इसकी सफलताएं हुई वो सफलताएं प्राप्त हुई वो थी। अब चलिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री की भारत से फ्रांस की यात्रा कैसी रही। तो जो प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा है इस क्रम में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो भारत और फ्रांस के संबंध के बारे में बात करते हैं। तो वर्ष 1947 में ये राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद ही भारत और फ्रांस के मध्य घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण संबंध बने हुए हैं। ये वर्ष 1998 में भारत और फ्रांस ने अपने राजनीतिक संबंधों को उन्नत कर उसे रणनीतिक भागीदारी का दर्जा प्रदान किया था और जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के मध्य रणनीतिक भागीदारी की स्थापना 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं उसके बाद हुए। अब इस प्रकार जो है भारत और यूरोपीय संघ के बाहर ये पहला देश है जिसके साथ फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की है। अब आते हैं प्रमुख उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 से 12 अप्रैल 2015 के मध्य फ्रांस की आधिकारिक यात्रा संपन्न की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री रूस किसी भी यूरोपीय देश की और उनकी प्रथम यात्रा थी। अब ये पुनः 2-3 जून 2017 के दौरान प्रधानमंत्री ने फ्रांस का दौरा भी संपन्न किया था। वर्ष 2017 में इमैनुएल मैक्रों द्वारा फ्रांस की राष्ट्रपति का
पद ग्रहण करने के उपरांत प्रधानमंत्री ने प्रथम फ्रांस की यात्रा की और 4 मई 2022 को डेनमार्क यात्रा से वापसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में रुककर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात की थी। और इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसे पहली वैश्विक नेता बन गए थे जिन्होंने अप्रैल 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में द्वितीय कार्यकाल हेतु पुनर्निर्वाचित होने के बाद इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की थी। और ये हिरोशिमा जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान 20 मई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के मध्य द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों फ्रांस की ओर से बात की जाए तो तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद 26 जनवरी 2016 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि थे और मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। अब बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो ये इसका रहा डायग्राम जो ये 13 से 14 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की गई है और इसमें भारत फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी की गई है। और इस अवसर पर जो संपन्न हुई है वो स्थापना वर्ष 25वीं वर्षगांठ थी। चलिए देखते हैं। तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली के अतिरिक्त आगरा, मिर्ज़ापुर और वाराणसी का भी दौरा किया था। ये याद रखना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति ये इमैनुएल मैक्रों के नियंत्रण में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 13 से 14 जुलाई 2023 के दौरान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए और यात्रा संपन्न की। अब ये प्रधानमंत्री की 6वीं फ्रांस यात्रा है और प्रधानमंत्री की यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना में 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न हुई है। इस वर्षगांठ पर हुई है तो 25वीं, ये 25वीं दोस्तों वर्षगांठ पर याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है 25वीं वर्षगांठ पर ये जो है बैठक यानी यात्रा संपन्न हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा का विवरण है तो औपचारिक स्वागत से देखते हैं पहले। तो पेरिस फ्रांस और पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न द्वारा ये औपचारिक स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। अब देखते हैं कि विपक्षीय बैठकें और अन्य कार्यक्रम क्या हैं। तो 13 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस की प्रधानमंत्री के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। इस दिन प्रधानमंत्री ने फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष जो जेराल्ड लार्सर से मुलाकात की भी की और 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एल ब्रॉन पिवेट से मुलाकात की। इसी दिन प्रधानमंत्री ने पेरिस से प्रसिद्ध फ्रांसीसी योग शिक्षिका जो चार्लोट चोपिन से मुलाकात की। इनका नाम है ये चार्लोट चोपिन, इनका नाम है, इनसे भी मुलाकात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। द्विपक्षीय बैठक जो हुई थी वो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम थे। तो ये 13 जुलाई 2023 को हुई और 14 जुलाई को, और इसका जो है लीना नायर से मुलाकात की और यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री की भी जो कि फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य बैठक हुई और एल ब्रॉन पिवेट से मुलाकात भी हुई। ये डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 14 जुलाई 2023 को ही प्रधानमंत्री ने पेरिस के फ्रेंच लश्करी फैशन हाउस जो सनैल में ग्लोबल CEO जिसको लीना नायर से मुलाकात की और 13 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने पेरिस स्थित ला सीन म्यूजिकल नामक केंद्र से भारत समुदाय को संबोधित किया। अब बढ़ते हैं आगे। तो फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो 13 जुलाई 2023 को पेरिस स्थित एलसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 13 जुलाई 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से जो है नवाजा गए अर्थात सम्मानित किए गए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अब ये सम्मानित किया गया इससे इनको। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीनर जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी जो पहले भारतीय हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो ये दोस्तों याद रखना, जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, इससे भारत की स्वतंत्रता के पश्चात आज तक किसी को नहीं सम्मानित किया गया और ये जो है ये पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि इनको सम्मानित किया गया है। अब आते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये है बैस्टिल डे परेड में प्रतिभाग। तो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस जिसको बैस्टिल दिवस
के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि रहे हैं के रूप में इन्होंने प्रतिभाग किया। ये मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम के माध्यम से जोड़ा दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो 14 जुलाई का दिन था। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति जो फ्रांस के थे, इस दिवस पर बेस्टिल दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये दोस्तों आता है, नेक्स्ट हमारा है, यह आता है बेस्टिल डे परेड में एक सैन्य बैंड के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की एक जो है 241 सदस्यीय टुकड़ी ने प्रतिभाग किया। और इस परेड में भारतीय थल सेना की टुकड़ी का नेतृत्व राजपूतान राइफल रेजिमेंट के साथ पंजाब रेजिमेंट ने किया। इसमें दोस्तों तीनों सेनाओं के सैनिकों के द्वारा ये प्रतिभाग किया गया। और फिर है हासिम मारा एयरफोर्स स्टेशन पश्चिम बंगाल स्थित, जो कि 101 ये स्क्वाड्रन से भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान भी बेस्टिल के परेड के दौरान ये फ्लाई फास्ट का हिस्सा बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल बंदी गृह में विद्रोहियों द्वारा हमला किया गया था। और बेस्टिल मूल रूप से एक मध्यकालीन किला था, जिसे बाद में राजनीतिक बंदी गृह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिवर्ष 14 जुलाई को बेस्टिल पर हुए हमले की वर्षगांठ फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बेस्टिल डे पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये जो है दोस्तों दूसरा अवसर था। ये दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बेस्टिल डे के मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया गया था। इससे पूर्व की बात करें तो 2009 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इनको बेस्टिल डे परेड में प्रतिभाग इन्होंने किया था। तो दूसरे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। अब प्रमुख परिणाम की बात करते हैं। तो 14 जुलाई 2023 को पेरिस स्थित जो एलसी पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ये इमैनुएल मैक्रों के मध्य प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता भी संपन्न हुई। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।